हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल का जो सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं उस शक्तिशाली शासकों में हमने औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मुगल काल जब पढ़ाया जा रहा था या प्रारंभ किया जा रहा था उस समय आपको बताया गया था मुगल काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या होता है, देखिए, आपको जब पहली बार बताया गया था मुगल काल को हम लोग दो भागों में विभाजित किए थे। क्या होता था, एक शक्तिशाली मुगल शासनकाल बताया गया था और एक दूसरा बताया गया था उत्तरकालीन मुगल बादशाह। क्या बताया गया था, शक्तिशाली। क्या होता है, एक शक्तिशाली शासक बताया गया था, शक्तिशाली शासक होते हैं, और दूसरा बताया गया था उत्तरकालीन उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उत्तरकालीन मुगल बादशाह। और इसी क्रम में आपको बताया गया था जो शक्तिशाली शासक होते हैं, शक्तिशाली जो मुगल शासक होते हैं, इनका कार्यकाल बताया गया था 1526 से लेके, क्या बताया गया था, 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। आप कह सकते हैं कि जो बाबर होते हैं, बाबर से लेके औरंगजेब तक, औरंगजेब के शासनकाल तक के बीच में जितने भी शासक होते हैं वे शक्तिशाली शासक कहलाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाबर से लेके औरंगजेब तक, औरंगजेब तक जितने भी शासक होते हैं, क्या होता है, इनके शासनकाल के बीच में आप कह सकते हैं 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में जितने भी शासक होते हैं वे मुगल काल के सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। और इनका कार्य होता है, ये अपने शासनकाल के दौरान या अपने साम्राज्य के समय या जब शासक बनते हैं तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार का कार्य करते हैं। क्या होता है, साम्राज्य विस्तार का कार्य करते हैं और अपने प्रजा के साथ कह सकते हैं सामंजस्य स्थापित करते हैं। कोई भी शासक अगर अपने प्रजा के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो उसका शासनकाल कह सकते हैं, उसका शासनकाल या उसका साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक चलता है। यही कार्य होता है, जितने मुगल शासक होते हैं वे सभी धर्मों के साथ होते हैं, सभी धर्मों के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार करते हैं या सभी धर्मों के साथ उनका तालमेल अच्छा होता है। लेकिन जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाह के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच। क्या होता है, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह का कार्यकाल होता है। इन शासनकाल के दौरान जितने भी मुगल शासनकाल के कह सकते हैं, मुगल काल के जितने भी उत्तर मुगलकालीन बादशाह होते हैं वे देखा जाए तो मुगल शासन जो होता है, उन्होंने जो बाबर ने इस साम्राज्य को स्थापित करने में योगदान देते हैं। जो मुगल बादशाह होते हैं, शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं, उन्होंने साम्राज्य को स्थापित करते हैं, और जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं वे साम्राज्य के पतन की तरफ ले जाते हैं। यही कार्य होता है। हम लोग अब जानते हैं, अभी आपको बताया जाएगा, हम आज की कक्षा में औरंगजेब के बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब होता है, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं, और इन्होंने अपनी जो कह सकते हैं गद्दी प्राप्त करने के लिए किन किन युद्धों का सामना करते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग, जो पहले आपको बताया गया था जब मुगल काल की स्थापना की गई थी, बाबर द्वारा स्थापना की गई थी, उस समय जो रणनीति अपनाई थी आपको बता दीजिए। जो औरंगजेब होते हैं, क्या होता है, औरंगजेब शक्तिशाली मुगल बादशाहों के, जो शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं उनके सबसे आखिरी वंशज होते हैं, कह सकते हैं आखिरी बादशाह होते हैं जो शक्तिशाली बादशाह होते हैं। इसके बाद जितने भी शासक होंगे सब कह सकते हैं शक्तिहीन ही बादशाह होते हैं, या कह सकते हैं दूसरों के सहारे पे राज सिंहासन को आसीन करते हैं। ये होता है। फिर चलिए देखते हैं आज के जो आखिरी बादशाह। देखिए, जब हम लोग औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर लेंगे, कह सकते हैं औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन के क्रम में जितने भी मुगल कह सकते हैं शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। कह सकते हैं इस दौर में औरंगजेब के शासनकाल तक ही जो मुगल काल था अपने चरमोत्कर्ष पे था, कह सकते हैं अपने एकदम विकसित रूप में था, कह सकते हैं एकदम विकासशील रूप में था या विकसित रूप में थे। अपने जो मुगल काल था उसमें अपने एकदम चरमोत्कर्ष। लेकिन कहा गया है ना, जब सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होती है। क्या होता है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त होता है। इतने जो शासक होते हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इन्होंने मुगल काल को अपने शिखर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जबकि उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो होते हैं वे उसी शिखर से लेके उसको नीचे तक लाने का कार्य करते हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाह, देखा जाए जितने भी शक्तिशाली शासक होते हैं इनमें सभी के अंतर्गत वे कह सकते हैं शिक्षित शासक होते हैं, पढ़े लिखे शासक होते हैं, उसी के अलावा वे शक्तिशाली भी शासक होते हैं। लेकिन उत्तर मुगल बादशाह जो होते हैं उनके अंदर ना बुद्धि होती थी, ना कह सकते हैं सोचने समझने की क्षमता होती थी। वे दूरदृष्टि के शासक नहीं थे, वे कुछ ही क्षण के लिए सोचते थे, बाकी जो उनकी प्लानिंग होती थी काफ़ी नज़दीक की होती थी, कह सकते हैं कुछ क्षण के लिए होती थी। जो मुगल बादशाह होते हैं इनकी प्लानिंग जो होती थी काफ़ी लंबे विस्तृत क्षेत्र के लिए होती थी। इसी वजह से इनका जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं इनका पतन होता है, और शक्तिशाली जो मुगल बादशाह होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी योगदान देते हैं। चलिए आज की कक्षा में हम औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब ने
अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से युद्धों का सामना करते हैं। क्या उन्होंने, जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, शाहजहाँ ने अपने मृत्यु के पहले ही शासकों को घोषित कर देते हैं कि ये शासक कह सकते हैं जो उनके पुत्र होते हैं यहाँ के सूबेदार होंगे, ये इस क्षेत्र के सूबेदार होंगे। इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम लोग अभी विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं शक्तिशाली मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी शासक होते हैं। पहला बिंदु लिखिएगा, जो मुगल शासक होते हैं यहाँ पे लिखिएगा शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली। शक्तिशाली मुगल शासकों में, मुगल शासकों में, शासकों में सबसे अंतिम शासक, सबसे अंतिम शासक, अंतिम शासक होते हैं। क्या होता है? जो शक्तिशाली शासक होते हैं मुगल को, उस समय जब आपको बताया गया था जो मुगल काल होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो शक्तिशाली मुगल शासक होते हैं, एक उत्तरकालीन मुगल शासक होते हैं। जो शक्तिशाली शासक होते हैं इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने शिखर तक ले जाते हैं। जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं वही साम्राज्य को शिखर से लेके उसको नीचे तक लाने का कार्य करते हैं। एक तो पहला बिंदु होता है। उसी के बाद अब हम जानेंगे जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने अपने मृत्यु से पहले, क्या होता है, शाहजहाँ मरने से पहले ही क्या अपने साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं या नहीं करते हैं। आखिर अगर साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं, जो उनके पुत्र होते हैं, आखिर जब साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं कौन कौन सा क्षेत्र किस पुत्र को प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के टोटल 7 संतानें थी। 7 संतानों की बात की जाए तो उसमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थी। और जो पुत्र होते हैं उन्हीं के लिए, जो कह सकते हैं अपना साम्राज्य होता है, उन्हीं के लिए विभाजित किया जाता था। क्या होता है? उस समय बात की जाए तो पुत्र सत्तात्मक समाज था। क्या था? पुत्र सत्तात्मक समाज था, या बेटों का उसमें वर्चस्व होता था। और उन 4 पुत्रों में से अगर बात की जाए, जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ चाहते थे कि जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं दारा सिकोह, कौन होते हैं? दारा सिकोह होते हैं। वे चाहते थे, शाहजहाँ चाहते हैं कि दारा सिकोह ही अगला शासक बने, या कह सकते हैं अगला उत्तराधिकारी उनका नियुक्त किया जाए। इस क्रम में जब 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहाँ बीमार हो जाते हैं। क्या होता है? 6 सितंबर 1657 ईस्वी को जब शाहजहाँ बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद भी वे 8 वर्ष तक जीवित होते हैं। क्या होता है? शाहजहाँ जब बीमार होते हैं, बीमार होने के क्रम में भी वे 8 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उस जीवन के दौरान जब बीमार होते हैं तो उनकी जो ज्येष्ठ पुत्री होती हैं जहाँ आ रहा, वे उनकी देख रेख करते हैं। क्या होता है? उनका देख रेख करते हैं। और वो भी चाहती थी, जो जहाँ आ रहा है वह चाहती थी कि जो उनका ज्येष्ठ भाई हैं, कह सकते जो बड़े भाई हैं दारा सिकोह, उन्हीं वही कह सकते हैं शासक बने। क्या होता है? वही शासक बने। अब हम जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखिएगा पहला बिंदु 6 सितंबर 1657 ईस्वी को जो शाहजहाँ होते हैं, 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहाँ, क्या होता है? 6 सितंबर 1657 ईस्वी को जो शाहजहाँ होते हैं अपने जीवित अवस्था में, क्या होते हैं? अपने जीवित अवस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र, क्या होता है? अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को संरक्षक नियुक्त करते हैं। संरक्षक नियुक्त करते हैं। क्या होता है? जैसे जब वो बीमार पड़ जाते हैं 1657 ईस्वी में, वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद भी कहा गया है वो 8 वर्ष तक जीवित रहते हैं। क्या होता है? 8 वर्ष तक जीवित रहते हैं। आखिर जीवित रहने के दौरान जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, कह सकते हैं राज्य का संचालन करने में अक्षम हो जाएगा, कह सकते हैं अयोग्य हो जाएगा, लेकिन वह जीवित होते हैं तो वो शासक बने रहते हैं। इसी वजह से अपने कार्य को या कह सकते हैं साम्राज्य का संचालन करने के लिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो दारा सिकोह होते हैं उनको राज सिंहासन पर आसीन करते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये कह सकते हैं दारा सिकोह जो होता है वह राज सिंहासन पर आसीन रहेंगे और उन्हें अपना अगला उत्तराधिकारी भी नियुक्त करते हैं। अगला बिंदु देखिए, उत्तराधिकारी दारा सिकोह। देखिए पहले क्या होता था, जैसे जो पहले शासक होते थे जो उनका ज्येष्ठ पुत्र होता था, क्या कहते हैं, जैसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही शासक बनता था, चाहे उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी रहे या ना रहे, कह सकते गुण रहे कि नहीं। अगर जैसे
जो ज्येष्ठ पुत्र है अगर कम ज्ञानवान है, कह सकते हैं साम्राज्य का संचालन करने में अयोग्य है, या उसे कूटनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर वह ज्येष्ठ पुत्र होता था वह सिंहासन पे बैठता था या सिंहासन पे आसीन होता था। लेकिन जो औरंगजेब होते हैं यहाँ पे क्या होता है, औरंगजेब चाहते थे कि वह साम्राज्य का संचालन करेगा, स्वयं शासक बने। किस वजह से आपको पहले बता दिया जाए, जैसे साम्राज्य का संचालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथों में शक्ति हो। क्या होता है, साम्राज्य का शासन उस समय वही व्यक्ति कर सकता है जिनके हाथों में शासक हो, या कह सकते हैं शक्तिशाली शासक हो। औरंगजेब जो होते हैं, आपको पहले बताया गया, औरंगजेब जो उन्होंने जब उनको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था, उन्होंने अपने शक्ति का परिचय दिया था। शक्ति का जब परिचय दिया था तो जो शाहजहां होते हैं उनको इसी वजह से बहादुर उपाधि देते हैं। क्या होता है, शाहजहां जो होते हैं बहादुर उपाधि दिए जाता है शाहजहां द्वारा इनको। इसी वजह से जो उनके औरंगजेब उनके पुत्र होते हैं, औरंगजेब चाहते थे इसी वजह से, जब उनके पास पहले से ही शक्ति थी, उन्होंने सैन्य बलों का पूरा निहित था, और इसके अलावा वे कूटनीति भी थे। औरंगजेब क्या होता है, कूटनीति भी थे, उन्होंने साम्राज्य संचालन करने की नीतियाँ के बारे में भी अच्छे से जानते थे। इसी वजह से वे साम्राज्य पे संचालन करना चाहते थे। अब तो ये हो गया, बाकी इनके जो चारों पुत्र थे उन्होंने अपने साम्राज्य के कौन कौन से क्षेत्र किनको देते हैं इनके बारे में देखें, किसको कौन सा सूबेदारी नियुक्त करते हैं। हम लोग अगले बिंदु में देखेंगे, जो शाहजहां के जो पुत्र होते हैं उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कौन से किस क्षेत्र की जागीरदारी किसको देते हैं इसके बारे में देखेंगे। और उसी के साथ साथ अब हम लोग कल की कक्षा में, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कौन सा क्षेत्र किसको, किस शासक को, या कह सकते हैं किस राजकुमार को, या किस जो सम्राट होते हैं किस राजकुमार को अपना कौन कौन सा क्षेत्र सूबेदारी के लिए नियुक्त करते हैं। देखिए इस बिंदु में हम बात करेंगे जो शहजादे होते हैं, कौन शहजादे को जो शाहजहां होते हैं उन्होंने कौन से सूबेदारी नियुक्त करते हैं। देखिए शाहजहां द्वारा नियुक्त सूबेदार किस कह सकते हैं अपने कौन से पुत्र को, कह सकते हैं कौन से शहजादे को कौन सा सूबेदार क्षेत्र का नियुक्त करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले उनके चारों पुत्र के बारे, या कह सकते हैं चारों जो पुत्र होते हैं उनका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको बता के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं कौन होते हैं, दारा सिको। जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां के सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन होते हैं, सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं दारा सिको। और दूसरे की बात करें जाए, शाह सुजा होते हैं, कौन होते हैं, शाह सुजा। ये उनके दूसरे पुत्र होते हैं। और जो उनके तीसरे पुत्र होते हैं मुराद बख्श। कौन होते हैं, मुराद बख्श। ये इनके तीसरे पुत्र होते हैं। और जो आखिरी पुत्र होते हैं, जो सम्राट कह सकते हैं शासक के संचालन के लिए दावेदारी करते हैं, औरंगजेब आलमगीर होते हैं। कौन होते हैं, औरंगजेब आलमगीर। आप इनको औरंगजेब भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए औरंगजेब आलमगीर। ये तो होते हैं उनके पुत्र होते हैं, जो शाहजहां के पुत्र होते हैं। अब इन पुत्रों को कौन सी सूबेदारी, ये कह सकते हैं कहाँ की जागीरदारी नियुक्त की जाती है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो दारा सिको होते हैं, दारा सिको को पंजाब का क्षेत्र दिया जाता है, पंजाब साम्राज्य। जो दारा सिको होते हैं इनको कहाँ का सूबेदारी नियुक्त किया जाता है, इनको पंजाब क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब कह सकते हैं जो पंजाब का क्षेत्र होता था वो पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र दोनों सम्मिलित होता था। जब जिस व्यक्ति को पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र मिलेगा तो जाहिर सी बात है वही तो अगला शासक नियुक्त होगा। और शाहजहां की यही मंशा होती है कि वे जो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं दारा सिको, इन्हों को शासक नियुक्त किया जाए, उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। इनको पंजाब का क्षेत्र मिलता है। और जो शाह सुजा होते हैं, कौन होते हैं, शाह सुजा जो होते हैं इनको क्षेत्र का मिलता है बंगाल का सूबा। कहाँ पे, बंगाल सूबा। क्या होता है, इनको बंगाल का सूबा मिलता है। जो मुराद बख्श होते हैं, क्या होता है, मुराद बख्श होते हैं, इनको गुजरात का सूबा मिलता है। क्या होता है, गुजरात का सूबा मिलता है इनको, गुजरात सूबा। इन देखिए जो मुराद बख्श होते हैं और औरंगजेब होते हैं, आपको पहले बताया गया था, इनके शासनकाल में, जो शाहजहां के शासनकाल के 3 व 4 वर्ष बाद क्या होता है, 1630 से लेकर 1632 ईस्वी के बीच 2 क्षेत्रों में काफ़ी अकाल पड़ता है। वह अकाल क्षेत्र होता है गुजरात होता है और दक्कन होता है। इन दोनों क्षेत्रों में जब अकाल पड़ता है तो इसी वजह से वहाँ का पहले का जो गुजरात क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुराद बख्श को। किसको, मुराद बख्श को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और दूसरा जो क्षेत्र होता है दक्कन का क्षेत्र होता है या दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, वहाँ पे औरंगजेब को नियुक्त किया जाता है। औरंगजेब ने वहाँ पे अपना परिचय देते हुए अपने शक्ति का परिचय देते हैं, इसी वजह से इनको वहाँ पे बहादुर की उपाधि होती है। और अगला जो क्षेत्र होता है औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। दक्कन का सूबेदार यह सूबा मिलता है।
ये होता है जो शाहजहां होते हैं। शाहजहां ने अपने चारों पुत्रों को इन जगह की जागीर दे देते हैं, ये कह सकते हैं सूबा देते हैं। जो उनके ज्येष्ठ पुत्र होते हैं तारा सिको जो होते हैं उनको पंजाब का सूबे नियुक्त करते हैं, और जो उनके दूसरे पुत्र होते हैं शाह सुजा होते हैं, शाह सुजा को बंगाल का सूबे नियुक्त करते हैं। और तीसरे जो पुत्र होते हैं मुराद खां, कौन होते हैं? मुराद खां ख्वास, कौन होते हैं? मुराद खास को इनको दिया जाता है गुजरात का क्षेत्र। उसके बाद अंतिम जो ये छोटे पुत्र होते हैं औरंगजेब होते हैं, उनको दक्कन का क्षेत्र दिया जाता है। इस तरह में उन्होंने शाहजहां ने अपने जीवित अवस्था में अपने चारों पुत्रों को वहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों का सूबेदारी नियुक्त करते हैं, ताकि वे अपने साम्राज्य का जो छोटा छोटा सा साम्राज्य इनको भी खंडित करके दिया गया था, वे उसका अच्छे से पालन कर सकते हैं, संचालन कर सकें। और जो औरंगजेब होते हैं, आपको पहले बताया कि जो औरंगजेब होते हैं उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय बहुत पहले दे दिया था। वे चाहते थे कि जो उनका साम्राज्य होता है टूटे टूटे टुकड़ों में ना रहे, वे उन्हें एक सम्मिलित रूप में संचालन करना चाहते थे। सम्मिलित रूप में संचालन करने का मतलब सीधे सीधे वह बगावत चाहते थे। अब बगावत किससे करते हैं? वे अपने भाइयों से करते हैं, और पहले बगावत भाइयों से करते हैं। और इसी तरह जब बगावत होगी तो आमने सामने युद्ध भी होगा। युद्ध में जाहिर सी बात है, अगर जब बगावत हो रही, युद्ध हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई एक ही विजयी होगा, बाकी एक की पराजय होगी, या चाहे वो युद्ध स्थल में मारा ही जाए। अब इस युद्ध में कह सकते हैं जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब की मंशा पहले से थी कि एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना। उन्होंने अपने भाइयों से सीधा सीधा कह सकते हैं, जो उनके भाई वो लोग होते हैं उनके भाइयों से सीधा उन्होंने आक्रमण करने का निर्णय बना लिया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस साम्राज्य के विस्तार में उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं और ये युद्ध किन किन भाइयों से लड़ते हैं, कहाँ पे लड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे कि औरंगजेब ने साम्राज्य स्थापित करने के लिए किन किन युद्धों का सामना करते हैं और उन युद्धों का क्या परिणाम होता है। इन सब के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।